हेलो स्टूडेंट। बायोडाइवर्सिटी के हमारे पिछले लेक्चर में हमने बायोडाइवर्सिटी क्या होती है और बायोडाइवर्सिटी किन स्तरों पर अध्ययन की जाती है ये देखा। आनुवांशिक स्तर, फिर जातीय स्तर, इकोसिस्टम स्तर, अलग अलग लेवल की बायोडाइवर्सिटी। फिर हमने बायोडाइवर्सिटी के कुछ परिमाण देखे कि पृथ्वी पर बायोडाइवर्सिटी के कुछ रोचक पहलू हमने देखे कि कितनी कुल जातियां होती हैं, कहाँ क्या है क्या नहीं है। फिर भारत की विशेष रूप से हमने बात करी कि भारत भी, हमारा जो देश है वो भी एक प्रचुर बायोडाइवर्सिटी वाले क्षेत्रों में आता है, जिसको हमने कहा था कि जो मेगा डाइवर्सिटी जोन है 12, उनमें भारत भी एक है 12 देशों में। तो भारत में भी काफ़ी अच्छी विविधता है और उसकी विविधता के बारे में भी कई चीज़ें बताई गई थी। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो पृथ्वी पर जैव विविधता के कुछ पैटर्न स्टडी करते हैं। ये बात मैंने आपको शुरू में कही थी कि जैव विविधता का वितरण समान नहीं है। पृथ्वी पर जैव विविधता खूब है लेकिन सब तरफ एक जैसी नहीं है। कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर विविधता बहुत ज्यादा है, खूब अलग अलग प्रकार की जातियां हैं, और कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहाँ विविधता कम है। आप सिंपल सी बात देखिए, ये जो नई नई ये अलग अलग जो जातियां हैं विकास के क्रम में इवोल्यूशन में बनी है, और कोई भी नई जातियां कहाँ बनेगी अच्छे से, या फिर यूं कहें कि ज्यादा से ज्यादा जातियां या जीव कहाँ रहना चाहेंगे। तो आमतौर पर हमें देखते हैं कि ये जो बायोडाइवर्सिटी की जो रिचनेस है, जो प्रचुरता है, ये हमें नॉर्मली उन क्षेत्रों में मिलती है जो जीवन जीने के लिए या एक सामान्य रूप से जीवित रहने के लिए उच्चतम और यूं कहें उपयुक्त परिस्थितियां प्रदान करते हैं। जहां जहां भी अच्छी परिस्थितियां होती हैं, अनुकूल वातावरण होता है रहने के लिए, वहां आपको जीव ज्यादा मिलेंगे। और जहां थोड़ी प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, मौसम बहुत अच्छा नहीं है, मौसमी परिवर्तन इस तरह के होते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं, बहुत ठंड पड़ रही है, बहुत गर्मी पड़ रही है, ऐसी जो जगह होती है वो रहने के लिए उचित नहीं है, उपयुक्त नहीं होती। तो यही चीज हमें बायोडाइवर्सिटी के वितरण में दिखाई दिया है। पृथ्वी पर हमें बायोडाइवर्सिटी उन क्षेत्रों में ज्यादा मिली है जहां पर मौसम, जलवायु, पोषण, सारी चीजें उपयुक्त हों और अच्छे से उपलब्ध हों, अनुकूल परिस्थितियां ज्यादा हो। वहां आपको तरह तरह के जीव जंतु मिल जाएंगे, वहां बायोडाइवर्सिटी ज्यादा मिलेगी, वहां विकास का भी क्रम उसी हिसाब से चलेगा, नई जातियों का विकास भी अच्छे से होगा। और जहां थोड़ी प्रतिकूल परिस्थितियां हैं वहां हमें जैव विविधता में कमी भी मिलती है। तो वो पैटर्न हम समझना चाह रहे हैं। इसके लिए थोड़ा सा हमें पृथ्वी का भौगोलिक स्थिति भी जाननी चाहिए, उससे हमें थोड़ी चीजें समझ में आनी चाहिए। भूगोल में जैसे हम पढ़ते हैं विषुवत रेखा होती है और उसके बाद उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों चीजें हैं, ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो पूरी पृथ्वी पर किस तरह से हमारी वनस्पति और जीवों का वितरण है, कैसे बायोडाइवर्सिटी का वितरण है, वो पैटर्न किस तरह का होता है, कुछ हम इसी चीज पर आज बात करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो अध्ययन करने में हमें किस प्रकार की चीजें नजर आती हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। तो हमारा जो आज का पार्ट है जैव विविधता के प्रतिरूप यानी कि पैटर्न और ग्रेडियंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कि बायोडाइवर्सिटी में हमें पृथ्वी पर किस प्रकार के पैटर्न मिलते हैं, क्या है। इसके अंदर हमें एनसीईआरटी में दो चीजें दी गई हैं। एक तो है अक्षांशीय प्रवणता यानी कि लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट, कि पृथ्वी के जो अलग अलग अक्षांश है, अक्षांश बदलने के साथ वहां का वातावरण, वहां की जलवायु, वहां की मृदा, हर चीज बदलती है। तो ऐसे में फिर वहां जैव विविधता कैसी है वो हम अक्षांश दर अक्षांश देख सकते हैं। तो एक तो अक्षांशीय प्रवणता को लेकर के हम बात करेंगे, और दूसरी एक स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप है, यानी कि जाति क्षेत्र संबंध जो है वो किस तरह का होता है, कि हम किसी भी क्षेत्र में जब जाति विविधता, जैव विविधता अध्ययन करते हैं तो हमें क्या रिलेशन मिलता है। ये दोनों पैटर्न आज हम यहाँ पर पहले देखेंगे, ठीक है। फिर हम जैव विविधता की कुछ महत्ता पर आगे बात करेंगे, ठीक है। वैसे अगर आप देखिए कि मैं अगर यूं मान लीजिए जैसे हमारा ये पृथ्वी का पार्ट है पूरा, तो हम इस पे जरा से लेटीट्यूड देखें। ये मान लो अर्थ है, वैसे तो इसका एक अच्छा डायग्राम मैं भी आगे भी बताऊंगा आपको। और अब जो बीचों बीच की हमारी ये लाइन होती है जिसको आप कह सकते हो 0 डिग्री, ठीक है, ये तो हो गई भूमध्य रेखा। अब ऊपर वाला इधर नॉर्थ पोल होता है, उत्तरी ध्रुव, और इधर दक्षिणी ध्रुव होता है, ठीक है। ज्यादातर जो हमारे भूभाग हैं, ज्यादातर जो जीव जंतु रह रहे हैं वो ज्यादातर नॉर्थ पार्ट में, आप पृथ्वी का पूरा अगर ग्लोब देखें तो ज्यादातर, और उत्तरी गोलार्ध में ज्यादातर समुद्र है, जल ज्यादा है, धरती का भाग कम है। हम इसलिए कई बार नॉर्थ के हिसाब से ज्यादा बात करते हैं, लेकिन जो उधर है वो इधर भी है। अब ये देखा गया कि भूमध्य रेखा से करीब करीब अगर हम 20 डिग्री नॉर्थ में जाएं और 20 डिग्री साउथ में जाएं, ये चीज आपको पिछले चैप्टर में भी बताई गई होगी,
ठीक है। तो ये जो है, ये वाला जो हिस्सा होता है इसको कहते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। भूमध्य रेखा वो जगह है जहां पर पृथ्वी पर सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा या यूं कहें कि सूर्य से आने वाली ऊर्जा उस पर गिरती है, सबसे ज्यादा लाइट वहीं आती है, ठीक है। और यहाँ का जो पार्ट है ये रहने के हिसाब से, जीवों के रहने के हिसाब से ज्यादा अनुकूल माना जाता है, ठीक है। ये जो पूरा पार्ट है 20 डिग्री नॉर्थ, ये ट्रॉपिकल रीजन कहलाता है। ये उष्ण कटिबंधीय पार्ट है, ट्रॉपिकल रीजन है, ठीक है। उसके बाद जब हम ध्रुवों की तरफ चलते हैं तो थोड़ा सा अब यहाँ पर ठंडा प्रदेश बढ़ने लगता है, ठीक है। 60 डिग्री पर आ जाओ तो अब क्या, जिधर आप ध्रुवों की तरफ चलोगे तो उधर क्या हो रहा है, आपका टेम्परेचर कम होता जाएगा। तो ये जो है ये शीतोष्ण है, टेम्परेट रीजन है, ठीक है। और फिर सबसे ऊपर जो है वो ध्रुवीय भाग आ जाता है। तो हमने देखा है कि पृथ्वी के ऊपर भूमध्य रेखा के आसपास अगर हम रह रहे हैं या उसके आसपास का जो क्षेत्र है तो वहां हमें जैव विविधता ज्यादा मिलती है, क्योंकि यहाँ पर परिस्थितियां बहुत अनुकूल होती है, बहुत सारी जातियां यहीं विकसित हुई है और यहाँ हमें प्रचुर मात्रा में जैव विविधता मिलेगी। लेकिन जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ चलेंगे, ट्रॉपिकल रीजन के बाद आता शीतोष्ण, टेम्परेट रीजन, ठीक है, जो ये 20 से 60 के बीच का एरिया, तो यहाँ थोड़ा ठंडा प्रदेश है और यहाँ आए दिन जो बड़ा प्रतिकूल वातावरण रहता है। तो यहाँ पर जीवित रहने के लिए, सर्वाइवल के लिए बहुत अच्छी स्थितियां नहीं, तो यहाँ हमें जैव विविधता कम मिलेगी। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि वितरण असमान है और हमें उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में विविधता ज्यादा मिली है बजाय के शीतोष्ण और ध्रुवीय क्षेत्रों के। तो ऐसा ही कुछ हमें अक्षांशीय प्रवणता दिखाई देती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दो चीजें होती है, आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए। अक्षांश, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं लेटीट्यूड, अक्षांश, ठीक है। तो एक तो क्या होता है, भूमध्य रेखा से दूरी, भूमध्य रेखा से कौन कितना दूर है वो तो अक्षांश लेटीट्यूड कहलाता है, ठीक है। तो एक तो भूमध्य रेखा से दूरी और दूसरा क्या है, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई कितनी, ठीक है। समुद्र तल से ऊपर जा रहे हैं, जैसे पहाड़ों पर जा रहे हैं हम, जितना ज्यादा हाइट पर जाते जा रहे हैं तो वो स्थिति जो कहलाती है वो अल्टीट्यूड कहलाता है, समुद्र तल से ऊंचाई। हमेशा दो चीजें, एक तो भूमध्य रेखा से दूरी और समुद्र तल से ऊंचाई, मतलब एक तो यूं चल रहे हैं अपन और एक ऐसे चल रहे हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से दूर जाते जाएंगे, ठीक है, परिस्थितियां प्रतिकूल होती जाती हैं, ध्रुवों की तरफ जा रहे हैं, ऐसे ही हम समुद्र तल से जितना जितना ऊपर जाते जाएंगे तो वहां पर भी वही तापमान में कमी आने लगती है। और इसीलिए आप देखो बहुत ऊंचाई वाले पहाड़ों पर या बहुत ऊंचाई जगह पर जाए तो वहां ज्यादा वनस्पति नहीं मिलती, ठीक है। और यही दो ग्रेडियंट हम समझेंगे। पहले तो हम लेटीट्यूड की बात करेंगे, मतलब भूमध्य रेखा से दूरी की बात करेंगे, फिर समुद्र तल से ऊंचाई की भी बात करेंगे बाद में। तो ये दो चीजें हैं जो तय करती है कि किस प्रकार की जातियां, किस प्रकार के जीव मिलेंगे, ठीक है। तो जैव विविधता का प्रारूप जो है अक्षांश लेटीट्यूड एवं अल्टीट्यूड द्वारा निर्धारित होता है। लेटीट्यूड में भूमध्य रेखा से दूरी देखी जाती है और अल्टीट्यूड मतलब हाइट है, समुद्र तल से ऊंचाई देखी। ये दो ऐसे फैक्टर हैं जो पृथ्वी पर जैव विविधता का प्रारूप तय करेंगे, पैटर्न तय करेंगे। समझ में आई बात? कुछ उदाहरण भी हैं हमारे पास इसके। सामान्यतः भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर प्रजातीय विविधता घटती है, ठीक है। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो जातीय विविधता, मतलब जातियां कम होती जाएंगी, विविधता कम होती जाएंगी। जैसे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र लेटीट्यूड, ये देखिए 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ, मैंने 20-20 डिग्री लिखा है, ये हम एवरेज और अप्रोक्सीमेट लेते हैं। एग्जैक्ट अगर देखें तो 23.5, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, ये नॉर्थ वाला हिस्सा और ये, तो ये 20 जरूर लिखा है बट एग्जैक्ट वैल्यू इसकी 23.5 डिग्री होती। ये जो हिस्सा होता है ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में शीतोष्ण या ध्रुवीय प्रदेशों से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। और जो मैं आपको बता रहा था कि भूमध्य रेखा के आसपास का जो एरिया है, जो हम ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, यहाँ सबसे ज्यादा प्रचुरता मिलेगी, हमें विविधता मिलेगी। उसके बाद विविधता कम होती जाएगी। कारण स्पष्ट है, क्योंकि भूमध्य रेखा के आसपास का जो यहाँ का मौसम, जलवायु, पोषण, भोजन जो भी है, ये सबसे अनुकूल है और सबसे बढ़िया रहता है। उसके बाद ये चीजें घटती जाएंगी और उसी अनुसार जैव विविधता भी कम होती जाएगी, ठीक है। जितनी अच्छी अनुकूल परिस्थितियां होंगी उसी हिसाब से जातीय विविधता भी मिलेगी हमें, ठीक है। और हम आगे देखें, थोड़े से उदाहरण देखें कि देखिए उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सबसे अच्छी विविधता मिलती है। इसके कुछ उदाहरण हमें एनसीईआरटी में भी दिए हैं, और क्योंकि एनसीईआरटी के उदाहरण है तो आपको याद भी रखने पड़ेंगे। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उच्च विविधता के कुछ उदाहरण देखिए, ठीक है। एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया हुआ है कि भूमध्य रेखा के समीप स्थित कोलंबिया, कोलंबिया एक जगह है, ठीक है। कोलंबिया देश जो है
वो भूमध्य रेखा के काफी पास है। भूमध्य रेखा के पास है इसका मतलब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है। तो एक पक्षियों की जातियों को लेकर के एक अध्ययन किया गया कि कोलंबिया में 1400 पक्षियों की प्रजातियां हैं, ठीक है, जबकि न्यूयॉर्क जो कि 41 डिग्री उत्तर में है, मतलब भूमध्य रेखा से 41 डिग्री नॉर्थ, तो 41 डिग्री मतलब 23 डिग्री पर तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र खत्म हो गया, और 41 डिग्री आने का मतलब तो ये कहाँ गया, शीतोष्ण एरिया में आ गया, ठीक है। तो न्यूयॉर्क में 105 पक्षियों की प्रजातियां मिली, और ग्रीनलैंड थोड़ा और ऊपर जाए 71 डिग्री नॉर्थ, मतलब बिल्कुल ध्रुवों के पास ही आ गए अपन, तो 60 डिग्री के बाद तो ध्रुव ही आ जाता है। तो ध्रुवों की बात करें, ग्रीनलैंड तो बिल्कुल उधर ही, तो वहां केवल 56 पक्षी प्रजातियां मिलती हैं। अब ये उदाहरण एनसीईआरटी का है, अपने को याद रखना है। ये कहना ये चाह रहे हैं कि जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से दूर जा रहे हैं, ध्रुव की तरफ जा रहे हैं, तो पक्षियों की प्रजातियां कम होती जा रही है। एक उदाहरण है जीव विविधता कैसे घट रही है, ठीक है। कोलंबिया में जहाँ 1400 पक्षियों की जातियां हैं, वहीं न्यूयॉर्क में 105 रह जाती है, और ग्रीनलैंड में केवल 56 रह जाती है, ठीक है। तो यहाँ दिख रहा है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में हमें ज्यादा विविधता मिलती है। और उदाहरण देख सकते हैं भारत की अगर हम बात करें तो हमारा ज्यादातर हिस्सा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आता है, विशेष रूप से जो दक्षिण भारत का हिस्सा है, इवन मध्य प्रदेश और उसके नीचे का जो हिस्सा है, वो सब उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जाता है। तो वहां पर भी 1200 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां मिलती हैं, ठीक है। तो भूमध्य रेखा से जो जितना नजदीक है वहां विविधता ज्यादा है, और जैसे जैसे दूर होते जा रहे हैं तो कम होती जा रही है। भारत में 1200 के आसपास पक्षियों की प्रजातियां हैं। तो ये एक अध्ययन दिखा रहा है कि किस तरह से जैव विविधता का जो पैटर्न है वो कैसा है, देखिए, ठीक है। और देखिए, ठीक है, इक्वेटर के उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र में ये इक्वेटर नहीं, सॉरी, इक्वाडोर है, इक्वाडोर, इसको सही कर लें, इक्वाडोर भी एक देश का नाम है। इक्वाडोर के उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र में संवहनीय पौधे, मतलब जो वेस्कुलर प्लांट होते हैं, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इक्वाडोर भी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों का ही भाग है, और उसके वन क्षेत्र में संवहनीय पौधों की प्रजातियां यूएसए के मध्य पश्चिम में स्थित शीतोष्ण क्षेत्र से 10 गुना अधिक है। ये भी एक अध्ययन है। इक्वाडोर जो कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में है, इक्वाडोर के अंदर वहां पर जो संवहनीय पौधे हैं वो यूएसए में मिलने वाले संवहनीय पौधों से 10 गुना ज्यादा है। अब यूएसए तो पूरा शीतोष्ण क्षेत्र में चला गया, न्यूयॉर्क की भी हम बात कर रहे थे जैसे, तो यूएसए के मध्य पश्चिम में स्थित शीतोष्ण क्षेत्र से 10 गुना ज्यादा है। वहां 10 गुना ज्यादा प्रजातियां हैं पौधों की, संवहनीय पौधों की, किसमें, इक्वाडोर में, और जो कि भूमध्य रेखा के पास इक्वेटर के आसपास है, ठीक है। तो वहां पर आपको देखिए, वहां वेस्कुलर प्लांट्स जो हैं वो ज्यादा मिलेंगे। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये सिर्फ ये दिखाना चाह रहे हैं कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के अंदर हमें ज्यादा विविधता मिलेगी। और एक और बेहतरीन उदाहरण हमें एनसीईआरटी में दिया है, और वो दिया है दक्षिण अमेरिका का। दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले अमेजोन उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ये तो खैर बहुत फेमस जगह है, अक्सर कई बार वहां वनों में आग लग जाती है तो हम समाचार में भी सुनते। अमेजोन के जंगल विश्व के सबसे घने जंगलों में आते हैं, वर्षा वन है, बिल्कुल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भूमध्य रेखा के आसपास मिलते हैं। अमेजोन के वर्षा वन जो है सबसे घने और बहुत बड़े क्षेत्रों में आते हैं ये, ठीक है। अमेजोन ट्रॉपिकल अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट कहते हैं। इसकी जैव विविधता पृथ्वी पर सर्वाधिक है। इस फॉरेस्ट में मानी जाती है कि विविधता, सबसे ज्यादा जैव विविधता हमें अमेजोन के जंगलों में मिलती है, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली कई कारणों से आजकल वहां आग लग जा रही है, उनको बुझाना मुश्किल हो जाता है, कई जीव जंतु मर भी रहे हैं, और अमेजोन के जंगल नष्ट भी होते जा रहे हैं, तो जैव विविधता का बड़ा नुकसान भी हो रहा है। नुकसान पर तो हम आगे बात करेंगे चैप्टर के अगले हिस्से में। बाकी अमेजोन फॉरेस्ट, ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पृथ्वी में वो जगह है जहाँ सबसे ज्यादा जैव विविधता मिलती है, और ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है। यहाँ कुछ उदाहरण दिए हैं, ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है। अगेन, यहाँ 40,000 पादप प्रजातियां, और इस वनों में 40,000 पादप प्रजातियां अब तक हम ज्ञात कर चुके हैं। 3,000 मछलियों की प्रजातियां हैं, मत्स्य, 1300 पक्षी, 427 स्तनधारी, 427 उभयचरी, 378 रेप्टाइल तथा 1,25,000 अकशेरुकियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। अब ये नाम तो, अब ये आंकड़े तो याद रखने पड़ेंगे कि करीब 40,000 के आसपास पौधों की जातियां मिली हैं, ठीक है। 3,000 मछलियों की जातियां हैं, ठीक है। 1300 पक्षियों की, 427 मैमल्स की, 427 एम्फीबियंस की हैं, और 378 प्रकार के रेप्टाइल्स, और करीब 1,25,000 से भी ज्यादा प्रकार के अकशेरुकी इनवर्टिब्रेट्स मिलते हैं, ठीक है। और ये तो अभी जो अध्ययन हुआ उसकी बात कर रहे हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इन वर्षा वनों में अभी भी कम से कम 2 लाख तो कीट प्रजातियों की खोज की जानी बाकी है,
ठीक है, मतलब अभी भी यहाँ और भी बहुत सारे इंसेक्ट, कीट तो वैसे भी बहुत ज्यादा होते हैं, हमने पिछली बार भी बताया था आपको, 2 लाख से ज्यादा कीटों की प्रजातियां अभी भी खोज होनी बाकी है। जैव विविधता अभी भी पूरा अध्ययन नहीं हुआ, चल रहा है, लेकिन जितना हुआ वो एक अमेजोन वर्षा वनों का यहाँ पर दे रखा है कि अमेजोन के जो फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है, यहाँ सब बहुत घने फॉरेस्ट है और तरह तरह की विविधता है, बहुत ही प्रचुर मात्रा में यहाँ पर जैव विविधता मिलती है। तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में हमें विविधता ज्यादा मिलेगी, उससे कम शीतोष्ण में और फिर उससे कम ध्रुवीय और आर्कटिक क्षेत्रों में मिलेंगी। ठीक है, थोड़ा सा आपको ये ज्योग्राफिकल एरिया से ढंग से समझ में आना चाहिए, ताकि हम विविधता की प्रवणता भी उसी तरह से चलेगी जैसे अल्टीट्यूड लेटीट्यूड की चलती है। तो ये तो कुछ उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के उदाहरण हो गए। ठीक है, आगे देखें, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में अत्यधिक जैव विविधता के कारण अब एक सवाल ये उठता है कि आखिर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में इतनी अच्छी विविधता क्यों है। मैंने आपको एक तो बताया था कि भाई यहाँ रहने के लिए, जीवित रहने की जो अनुकूल परिस्थितियां वो ज्यादा होती है, लेकिन इसके 3 कारण हमें एनसीईआरटी में दिए हैं। इस पर क्वेश्चन भी बनता है कि आखिर उष्ण कटिबंधीय ट्रॉपिकल रीजन्स में इतनी बढ़िया जैव विविधता क्यों होती है। तो उसके 3 कारण हैं। सबसे पहला कारण जो है वो हम थोड़ा सा पीछे के इतिहास से लें, तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो हैं उनमें बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं हुए हैं। शीतोष्ण क्षेत्र जो हिमनद है, जहाँ बर्फ जमी हुई रहती है, और आप देखिए, आपने पढ़ा भी होगा कि आइस एज आए हुए हैं, हिमायु जिसको कहते हैं, कि कई बार पीछे के इतिहास में अगर देखें लाखों साल पहले, तो कई बार ऐसा हुआ है कि पूरे एरिया में बर्फ जम गई, पूरे पौधे जंतु सब नष्ट हो गए। तो वहां पर मौसमी परिवर्तन बहुत ज्यादा हुए शीतोष्ण एरिया में बजाय कि ट्रॉपिकल रीजन में। अगर हम इसका एक एक पॉइंट देखें, तो जो जातीय उद्भव है जिसको हम स्पीशियलाइजेशन कहते हैं, ये समय के साथ होने वाला काम है। ये तो हम भी जानते हैं, इवोल्यूशन में नई जातियों का निर्माण में समय लगता है, और जैसे जैसे समय निकलता है और लाखों करोड़ों सालों में जाकर के नई नई जातियां बनती हैं, तो ये समय के साथ होने वाला कार्य है। और शीतोष्ण क्षेत्रों में प्राचीन समय में बार बार हिमनद ग्लेशिएशन होते रहने के कारण यह क्षेत्र बाधित होता रहा है। यहाँ बहुत ज्यादा परिवर्तन आया, कई बार पूरे में बर्फ जम गई, बर्फ की मोटी चादर और वर्षों तक जमी रही, और वहां की सारी वनस्पति जीव खत्म हो गए, फिर वो बर्फ पिघली, फिर नए सिरे से वापस जीवन शुरू हुआ। तो इसलिए वहां इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन और डिस्टर्बेंस रहा है कि यहाँ पर बहुत अच्छे से नई जातियों का विकास और इवोल्यूशन का ये कार्य इतने अच्छे से हुआ नहीं, ये बहुत ज्यादा ही बाधित रहे। जबकि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र लाखों वर्षों तक व्यवधान रहित रहे हैं। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में इतने ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आए, इतने ज्यादा विचलन नहीं आए, और ये बिल्कुल अनडिस्टर्ब्ड रहे। जहाँ जो क्षेत्र इस प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियों से व्यवधान रहित होते हैं, तो वहां फिर जीवों की वृद्धि अच्छी होती है, इवोल्यूशन की गति बढ़िया रहती है, नई नई जातियां जल्दी विकसित होती हैं, और इसीलिए आज हमें उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ज्यादा जातियां, ज्यादा विविधता मिलती है। कहने का मतलब जो शीतोष्ण एरिया है, जो ठंडा प्रदेश है, वहां वैसे भी बर्फ जमी रहती है, और वहां आए दिन कई बार बर्फ इतनी ज्यादा हुई है कि वहां के जीव जंतु नष्ट भी होते रहे, तो वहां व्यवधान काफी रहे। ऐसे व्यवधान आपको उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में नहीं मिले, और इसी वजह से प्रजाति विकास और विविधता के लिए अधिक समय कहाँ मिला, कटिबंधीय क्षेत्रों में। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में वृद्धि और विकास का समय ज्यादा मिला है और बिल्कुल व्यवधान रहित रहा है, जबकि यहाँ बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस रहा है, और इसीलिए हम शीतोष्ण क्षेत्रों में ज्यादा जाति विविधता नहीं देख पाते, एक कारण। दूसरा कारण, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का पर्यावरण शीतोष्ण पर्यावरण की तुलना में कम मौसमी परिवर्तन दर्शाता है। आप देखिए, जो एरिया विषुवत रेखा के पास है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, वहां आप देखो ज्यादा मौसमी परिवर्तन नहीं। मैं भारत की बात करता हूँ, हम अगर राजस्थान की बात कर रहे हैं या और ऊपर चले जाए जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, ये एरिया जो है हम विषुवत रेखा से थोड़े दूर हैं, हमारे यहाँ ठंडी भी बड़ी जोरदार पड़ती है और गर्मी भी बड़ी जोरदार पड़ती है, तो मौसमी परिवर्तन बहुत ज्यादा विचलन वाले। जबकि आप थोड़ा नीचे चले जाओ, बेंगलोर, बॉम्बे, तो जैसे हम नीचे जा रहे हैं मतलब विषुवत रेखा के नजदीक जा रहे हैं, आप देखो बॉम्बे में बहुत ज्यादा ठंड नहीं पड़ती, तो बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं पड़ती, साल भर एक जैसा सा मौसम रहता है। तो विषुवत रेखा के आसपास जैसे जैसे हम जाएंगे तो मौसमी परिवर्तन कम होते हैं, लगभग एक जैसा वातावरण रहता है थ्रू आउट द ईयर। इसका फायदा ये है कि वहां पर जीव ज्यादा अच्छे से रह पाते हैं, ठीक है, वहां जातियां नष्ट होने की दर कम होती है और इसीलिए विविधता बढ़ती है फिर, ठीक है। मौसमी परिवर्तन शीतोष्ण पर्यावरण में ज्यादा होंगे, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय पर्यावरण में मौसम परिवर्तन कम होता है, और यह स्थिर पर्यावरण निके स्पीशीएशन को प्रोत्साहित करता है और अधिकाधिक प्रजातियां यहाँ पर विविधतापूर्ण विकसित हुई हैं। क्योंकि देखिए, जब वातावरण में ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होगा तो फिर जीवों का वृद्धि, विकास और नई नई जातियों का निर्माण और ये सारा कार्य
ज्यादा अच्छे से होगा। निके आपको आगे के चैप्टर में बताया भी जाता है कि एक विशिष्ट क्षेत्र जहाँ एक जाति का जीव जो रहता है उसके अपने क्षेत्र को निके कहते हैं। तो निके स्पेशलाइजेशन जो कहते हैं, तो वही बात है, स्पीशिएशन बढ़ेगा अगर वो मौसमी परिवर्तन में ज्यादा विचलन ना आए। और शीतोष्ण में आते हैं, जबकि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र लगभग एक जैसे रहते हैं साल भर। और तीसरा एक कारण और है, तीसरा जो कारण है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक सौर ऊर्जा उपलब्ध है। पृथ्वी का जो पूरा ग्लोब है उसमें सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं विषुवत रेखा पर, ठीक है। तो इक्वेटर पर विषुवत रेखा पर सबसे ज्यादा धूप आती है, सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा मिलती है। और जब सौर ऊर्जा ज्यादा मिलेगी तो पौधे अच्छे विकसित होंगे, प्रकाश संश्लेषण ज्यादा होगा, और कुल मिलाकर के यहाँ पर जो है अपने आप जो है, जब प्रोड्यूसर पौधे ज्यादा होंगे तो हर चीज उसी अनुसार अच्छी बनेगी। तो इससे उत्पादन अधिक होगा, खाद्य उत्पादन, और अप्रत्यक्ष रूप से ये जैव विविधता को बढ़ाएगा, ठीक है। तो ट्रॉपिकल रीजन में क्यों आखिर जैव विविधता ज्यादा होती है? 3 कारण ध्यान रखने। पहला कारण, अगर हम पास्ट पुराने इतिहास से देखें तो ट्रॉपिकल रीजन में इतने ज्यादा व्यवधान नहीं आए हैं जैसे कि टेम्परेट रीजन में, शीतोष्ण क्षेत्रों में आए हैं। शीतोष्ण क्षेत्रों में पिछले में देखें हम लाखों सालों, हजारों सालों में, तो कई बार वहां पर बड़े बड़े हिमनद हुए हैं और पूरी जीव जंतु खत्म भी हो गए हैं। तो वहां इतने व्यवधान हुए कि वहां बहुत अच्छे से नई जातियों का विकास नहीं हो पाया, इसलिए हमें विविधता उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ज्यादा मिलती है। दूसरा कारण है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों का मौसम, वहां की जलवायु साल भर लगभग एक जैसी रहती है, जबकि शीतोष्ण क्षेत्रों में जलवायु भी परिवर्तन भी बहुत ज्यादा होते हैं, ठंड भी बहुत ज्यादा और गर्मी भी ज्यादा। इस वजह से ऐसी विषम परिस्थितियों में फिर ज्यादा जीव जंतु और जातियां डेवलप नहीं होती। और तीसरा कारण है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सौर ऊर्जा सबसे ज्यादा मिलती है और इसलिए वहां की उत्पादकता सबसे ज्यादा है, और उत्पादकता ज्यादा है तो वो ऊर्जा जो है पूरे खाद्य श्रृंखला में आगे तक चलती है और ये वृद्धि और विकास को प्रेरित करती है। ये 3 कारण आपको ध्यान रखने, ठीक है। तो जो हम अगर अक्षांशीय प्रवणता देखें, लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट, तो विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ चलने पर जैव विविधता घटती जा रही है, सर्वाधिक उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, उसके बाद शीतोष्ण में कम और फिर और कम, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। ये तो बात हो गई, हमने अभी तक किसकी बात करी? लैटिट्यूड की, अक्षांश की। थोड़ा सा हम अल्टीट्यूड की बात कर लें, हाइट की बात कर लें, तो ध्यान रखें पहाड़ों पर लोअर अल्टीट्यूड से हायर अल्टीट्यूड पर बढ़ने पर विविधता कम होगी, ठीक है। समुद्र तल से ऊंचाई, जिसको हम अल्टीट्यूड कहते हैं, उसकी अगर बात करें तो समुद्र तल के आसपास, तो वही बात है, देखो समुद्र तल मतलब वही वापस 0 डिग्री और विषुवत रेखा की बात आ रही है। समुद्र तल से अगर हम गिनते हैं तो समुद्र तल से जो जितना पास है, नीचे है, वहां विविधता ज्यादा मिलेगी, वहां मौसम जलवायु सब बिल्कुल वैसे ही होगा। जैसे जैसे हम ऊपर चलेंगे तापमान में कमी आती जाएगी, और इसीलिए पहाड़ों की ज्यादा ऊंचाइयों पर आपको बर्फ मिलेगी, ठीक है। तो जैसे जैसे हाइट पर जाएंगे तो वैसे वैसे क्योंकि तापमान में कमी आती है, मौसम बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं रह जाता है, तो वहां पर जीव जंतु कम होते जाएंगे, विविधता कम होती जाएगी, ठीक है। तो विषुवत रेखा से लैटिट्यूड बढ़ने पर, दूरी बढ़ने पर भी, और समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ने पर भी विविधताएं कम होती जाएगी, इसमें भी विविधता कम होती जाएगी। उच्च अल्टीट्यूड पर बढ़ने पर तापमान में कमी आती है, और तापमान की कमी व अत्यधिक मौसमी परिवर्तन जैव विविधता के लिए कम जैव विविधता के लिए उत्तरदायी, ठीक है। तो ये बात अल्टीट्यूड की हो गई। तो अल्टीट्यूड और लैटिट्यूड मतलब अक्षांश जो है, भूमध्य रेखा से दूरी और समुद्र तल से ऊंचाई, इन दोनों में हमें जैव विविधता का पैटर्न समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है। थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा डायग्रामेटिकली और दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। इससे पहले थोड़ा सा आप ये फॉरेस्ट भी देख लें। ये तो आपको वैसे कई बार इकोसिस्टम और ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में भी बताया जाता है जब हम बायोम वगैरह पढ़ते हैं, तो वही चीज है। इसको अगर आप देखें कि किस प्रकार के वन है, क्या है, तो आप यहाँ देखिए भारत और विश्व के अक्षांश और वनों के प्रकार, ठीक है। लैटिट्यूड और लैटिट्यूड के आधार पर कौन कौन से वन कहाँ मिलते हैं, ठीक है। हम जब भूमध्य रेखा के उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी ध्रुव की तरफ की बात करते हैं, आर्कटिक क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं, तो क्रमागत हमें इस प्रकार के वन मिलेंगे, ठीक है। सबसे पहले उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, 0 डिग्री से 20 डिग्री नॉर्थ। मैं नॉर्थ का बता रहा हूँ क्योंकि नॉर्थ में ज्यादातर जलवायु है, पृथ्वी जमीन वहीं ज्यादा है, साउथ की तरफ कम है, ठीक है। यानी कि विषुवत रेखा से 20 डिग्री, मैंने अभी बताया था वही चीज है, 20 डिग्री नॉर्थ पे जाते हैं तो 20 डिग्री तक तो क्या है, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन है। 20 से 40 डिग्री पर ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है, ये भी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र ही है, लेकिन ये डेसिडियस है, मतलब एक तरह से पतझड़ वन। देखिए ये जो है ये सदाबहार वन है, वर्षावन सदाबहार वन होते हैं, इनमें साल भर पौधे जो है हरे ही रहते हैं,
और जो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन है, इसमें साल में एक बार उनकी पत्तियां झड़ जाती हैं, फिर नई उगती हैं। तो ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, सदाबहार वन और वर्षा वन। ये 0 डिग्री से 20 डिग्री और 20 से 40 डिग्री के बीच रहते हैं, ठीक है। उसके बाद 40 से 50 डिग्री ये रहता है शीतोष्ण पतझड़ वन, ठीक। अब ये शीतोष्ण क्षेत्र चालू होगी, शीतोष्ण डेसिडियस और टेम्परेट ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट, मतलब ये शीतोष्ण क्षेत्र है और ये भी पतझड़ वाला एरिया है। और यहाँ पर चौड़ी पत्ती वाले पौधे ज्यादातर मिलते हैं 40 से 50 डिग्री, ठीक है। उसके बाद में 50 से 60 डिग्री, ये और हम ऊपर की तरफ और ध्रुवों के पास चले गए तो वहां पर अब आते हैं शीतोष्ण शंकुधारी वन, एल्पाइन कहते हैं जिसको। इसमें क्या होते हैं, यहाँ पर कॉनिकल फॉरेस्ट होते हैं, जो जिम्नोस्पर्म जो कॉनिकल होते हैं और जिनमें सुई जैसी निडल जैसी पत्तियां होती हैं, वो मिलेंगे इसमें। जैसे पाइनस वगैरह जो होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं, वो मिलेंगे पहाड़ों पर जब हम जाते हैं अधिक ऊंचाई पर। और फिर उसके बाद तो 60 डिग्री और उसके आगे तो फिर ध्रुवीय क्षेत्र आ जाता है, जिसको हम टुंड्रा वनस्पति कहते हैं, टुंड्रा बायोम भी कहते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर देखिए 1 2 3 4 5, मैंने 5 प्रकार के आपको फॉरेस्ट के प्रकार बताए और इनमें विविधता भी इसी तरह से चलेगी। ये तो देखिए ज्योग्राफी की चीज है वास्तव में तो, लेकिन हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि हम बायोडाइवर्सिटी को पृथ्वी पर देख रहे हैं उसका वितरण। तो हम अगर भूमध्य रेखा 0 डिग्री से चलते हैं उत्तरी ध्रुव की तरफ, क्योंकि यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसी ही चीजें दक्षिण में भी रहेंगी, लेकिन हमें ज्यादातर उत्तरी गोलार्ध में ही वनस्पति मिलती है। तो हम देखते हैं कि 0 से 20 डिग्री तक ये सबसे विषुवत रेखा का सबसे नजदीक वाला भाग है। यहाँ पर सदाबहार वन होते हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहते हैं। फिर 20 से 40 डिग्री पर भी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, लेकिन ये पतझड़ वन होते हैं। 40 से 50 डिग्री पर ये भी पतझड़ वन है, लेकिन ये शीतोष्ण प्रकार, क्योंकि अब तापमान थोड़ा ठंडा होता जा रहा है, ठीक है। उसके बाद में 50 से 60 डिग्री पर शंकुधारी वन है, जो आप देखेंगे ऊंचे पहाड़ों पर जो शंकुधारी वन मिलते हैं सुई जैसी पत्तियों वाले। और फिर 60 से ऊपर जो हैं वो आएंगे सारे टुंड्रा वाले, जहां बहुत कम वनस्पति मिलती है। तो ये तो अलग अलग प्रकार के वनों को लेकर के एक एरिया है। आप इस चीज को डायग्राम में भी देखें तो देखिए, ये एक मैंने पृथ्वी का पूरा एक ग्लोब बना रखा है। आप इस ग्लोब के इसमें देखिए, ये है इक्वेटर 0 डिग्री, यहाँ पर ये जो पूरा क्षेत्र है ये है इक्वेटर 0 डिग्री, ठीक है। 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। कर्क रेखा, मकर रेखा तो नाम सुना ही होगा। तो ये तो जनरल जो ज्योग्राफिकल पार्ट है। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री, इसी में ही हम कह रहे थे 0 से 20 डिग्री करीब यहाँ आएगा 20 डिग्री। तो ये वाला जो पूरा बेल्ट है एक तरह से, ये 20 डिग्री वाला, ये पूरा का पूरा एरिया जो है ये किसका हो गया, ये ट्रॉपिकल रीजन कहलाता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। फिर उसके बाद आगे जाते हैं, देखिए 23.5 डिग्री के बाद 66.5 डिग्री व 60 डिग्री तक का ये जो पूरा पार्ट है ये टेम्परेट जोन कहलाता है, शीतोष्ण। इधर भी वही टेम्परेट जोन है। और फिर उसके बाद ये नॉर्थ पोल आ गया और इधर ये साउथ पोल आ गया। ये पूरा अंटार्कटिका है और ये आर्कटिक है, इस तरह से। तो पृथ्वी का जो ये गोलार्ध है हमारा, इसमें भी हमें वही चीज जो मैंने आपको शुरू में भी डायग्राम बना के बताई थी कि विषुवत रेखा से 20 डिग्री नॉर्थ 20 डिग्री साउथ, इधर जाने पर ये ट्रॉपिकल रीजन है। वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का हिस्सा है, मान लो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो हिस्सा है ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है, ठीक है। उसके बाद ऊपर ये टेम्परेट रीजन है, दोनों तरफ ऊपर और नीचे। और फिर इधर आर्कटिक और अंटार्कटिक रीजन है, जो दक्षिण ध्रुव और उत्तरी ध्रुव होते हैं वो है, ठीक है। तो एक तो ये आपको ध्यान रखना है। वह इसी तरह से यहाँ वर्षा वन मिलेंगे, फिर पतझड़ वन आएंगे, फिर शीतोष्ण वन आएंगे, फिर टुंड्रा वनस्पति, वो इसी तरह से चल रही, समझ गए। तो एक थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि किस तरह से इक्वेटर से लेकर सारे फॉरेस्ट या जो वनस्पति है और जैव विविधता भी, हम यहाँ से इधर की तरफ जाएंगे तो जैव विविधता क्या होगी, घटती जाएगी, ठीक है। अच्छा, ऊंचाई की बात करें, ये तो बात हो गई अपने लेटीट्यूड की। अल्टीट्यूड की बात करें तो देखिए एक डायग्राम मैंने और यहाँ पर दे रखा है। ये देखिए यहाँ पर जो है ये डायग्राम, अब ये पूरा अल्टीट्यूड को दिखा रहा है। विषुवत रेखा या यूं कहें 0 डिग्री समुद्र तल के आसपास देखेंगे तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलते हैं, वही वर्षा वन। फिर थोड़ा सा और हाइट पर ले जाए, 3000 की हाइट पर चले, यहाँ पर ये 3000 से लेकर ये 5000 तक की हाइट है, ठीक है। इसमें ग्रासलैंड मिलते हैं, रेगिस्तान, डेजर्ट ये मिलते हैं। और देखिए अब जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी, फिर समुद्र तल से 7500 से लेकर 6500 फीट की हाइट पर आपको टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट मिलेंगे। ये जो फॉरेस्ट हैं ये शीतोष्ण पतझड़ वन है। ये तो हो गया वर्षा वन, ठीक है। ये ग्रासलैंड हो गया, फिर ये शीतोष्ण, ठीक है। फिर उसके बाद 6.5 से लेकर मतलब 12000 से लेकर 10,000 से 12,000 तक की ऊंचाई में हमें शंकुधारी वन मिलते हैं।
फिर 13,000 से 14,500 की हाइट पर टुंड्रा वनस्पति है, और फिर तो केवल बर्फीला क्षेत्र रह जाता है। तो ये मैंने जो आपको बताया ये अल्टीट्यूड पे बताया है कि समुद्र तल से, ठीक है, वनस्पति कहाँ कहाँ क्या मिलती है। 3,000 से 5,000 तक की जो हाइट वाला है वो जनरली ग्रासलैंड और वर्षावन और ये रहता है। फिर हाइट बढ़ती है 6,500 से 7,000 फीट, समुद्र तल से 6,500 फीट से लेकर 7,000 फीट तक ये फीट में है। यहाँ पर शीतोष्ण वन है। फिर 10,000 से 12,000 पर शंकुधारी वन, और 13,000 से 14,500 फीट की ऊंचाई पर हमें टुंड्रा वनस्पति मिलती है, और उसके बाद में बर्फीला क्षेत्र जहाँ कोई वनस्पति नहीं पाई जाती। तो इस तरह से हम अल्टीट्यूड और लेटीट्यूड दोनों के आधार पर देखें तो हम ये देखते हैं कि समुद्र तल से ऊपर जाने पर और विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर जैव विविधता में कमी आती है, ठीक है। और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सबसे ज्यादा जैव विविधता मिलती है, और वहां क्यों मिलती है उसके कारण आपको बताए हैं। 3 कारण आपको ध्यान रखने हैं। तो ये हमारा पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मतलब पृथ्वी पर जैव विविधता की जो पैटर्न है उसका एक प्रकार ये था। लेटीट्यूड और अल्टीट्यूड के आधार पर हमने पैटर्न समझा, ठीक है। तो एक पॉइंट तो आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है कि किस तरह से अल्टीट्यूड और लेटीट्यूड के आधार पर जैव विविधता कहाँ ज्यादा और कहाँ कम होगी। अब दूसरा हिस्सा जो है हमारा, इसमें दूसरा भाग रहता है स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। स्पीशीज एरिया संबंध, जाति क्षेत्र संबंध। एनसीईआरटी में इसको संक्षिप्त में समझाने की कोशिश की, ठीक है। वो जो अभी हमने पहला भाग जो पढ़ा है जो था अक्षांशीय प्रवणता, वो तो पृथ्वी की भौगोलिक परिस्थिति के आधार पर हमने देखा कि समुद्र तल से ऊंचा जाने पर, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर वनस्पति में और जैव विविधता में क्या अंतर आता वो समझा। लेकिन ये जो चीज है ये अध्ययन आधारित है, जाति क्षेत्र स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। कई अलग अलग इकोलॉजिस्ट जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने जैव विविधता के अध्ययन करने के तरीके निकाले हैं। और ये ध्यान रखिएगा कि किसी भी जंगल में, किसी भी जगह पर अगर आपको विविधता का अध्ययन करना है कि वहाँ कितने प्रकार की जातियां मिलती है, कितने प्रकार के पौधे, कितने प्रकार के जंतु, तो उसका बाकायदा अध्ययन होता है। अब आप देखिए, मान लीजिए बहुत बड़ा वन क्षेत्र है और आपको इसमें काम दे दिया जाए कि आप पता करो इसमें पौधों की कितनी प्रजातियां हैं, तो बहुत असंभव सा कार्य है। यानी कितनी प्रकार की तो घास उग रही है, बड़े पौधे, छोटे पौधे, इतने। तो एक स्टूडेंट के दिमाग में हमेशा आता है कि आखिर इन बड़े बड़े क्षेत्रों का अध्ययन कैसे होता है। हम कैसे कह रहे हैं कि साहब इस वन में इतने प्रकार के पौधे और इतने प्रकार के जंतुओं की जातियां पाई जाती हैं, तो अध्ययन कैसे करते हैं। जब ये अध्ययन के तरीके विकसित हुए तो वहीं से एक संबंध निकल कर आया, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। मैं इस पर आने से पहले थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं कि अध्ययन का तरीका क्या होता है। एक सामान्य तरीका कहलाता है क्वाड्रेट मेथड, वो आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन मैं अध्ययन का आपको छोटा सा तरीका बताता हूँ। जैसे देखिए, ये मान लीजिए ये कोई बहुत बड़ा एक जंगल है, एक फॉरेस्ट एरिया है, बड़ा सा, कई किलोमीटर में फैला हुआ। हमें इसका अध्ययन करना है कि यहाँ कितने प्रकार की पौधों की जातियां पाई जाती हैं, विविधता अध्ययन करनी। तो कैसे करेंगे? अब ऐसे थोड़ी करेंगे कि एक साइड से पौधों को गिनने लग जाएंगे कितने, पैसे तो संभव ही नहीं। जब भी वृहद स्तर पर काम होता है तो सैंपलिंग की जाती है, सैंपल में अध्ययन करेंगे। तो क्या करते हैं, एक सीधा सा तरीका क्वाड्रेट मेथड, कई मेथड है उसमें से मैं एक मेथड आपको बता रहा हूँ। इसमें क्या करते हैं, 1 मीटर बाई 1 मीटर का एक वर्ग बनाते हैं, ठीक है, 1 मीटर बाई 1 मीटर का। स्टैंडर्ड तो 1 बाय 1 है, बड़ा भी ले वो अलग बात है। और उसको रैंडमली इस पूरे जंगल में अलग अलग जगहों पर रखते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ये 1 बाई 1 मीटर का एक स्क्वायर, मतलब बना बनाया था लकड़ी का, बाकायदा प्रैक्टिकल अध्ययन होता है, उसको ले जाकर जंगल में कहीं पे हमने एक जगह डाल दिया, जहाँ अध्ययन करना वहां कहीं भी एक जगह डाल दिया। अब उस 1 मीटर स्क्वायर एरिया में अब उसमें अपन देखते हैं कितने प्रकार के पौधे हैं, कितने प्रकार की जातियां हैं। तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया अध्ययन किया, ठीक है। फिर उसके बाद इसको यहाँ से उठाया, फिर थोड़ी दूरी पर फिर डाल दिया, फिर यहाँ डाल दिया। कहीं भी पूरे जंगल में अलग अलग जगहों पर हम क्या करते हैं, 1 मीटर स्क्वायर का वो क्वाड्रेट जो होता है उसको कहीं भी रैंडमली डाल देते हैं और उस 1 मीटर स्क्वायर एरिया में कितनी स्पीशीज आई वो गिन लेते हैं। ये हम कर रहे हैं सैंपलिंग। समझ में आ रही बात? ठीक है। अब आप देखिए, पहले 1 मीटर स्क्वायर एरिया में अगर मान लीजिए आपको पता चला कि हमारे पास 10 तरह की अलग अलग जातियां हैं, ठीक है। फिर आपने दूसरी जगह भी अध्ययन किया, ठीक है, तो यहाँ हो सकता है आपको 15 मिले। अब उन 15 में से कई तो वही होंगी जो पहले 10 में भी तो थी, मिलेंगे, और कुछ नई भी मिल जाएगी, ठीक है। फिर आपने तीसरे पे डाला तो कुछ पुरानी कुछ नई मिलेगी। मेरे कहने का मतलब, जैसे जैसे आप अपना अध्ययन क्षेत्र बढ़ाएंगे तो आपको नई नई जातियों का पता चलेगा, बढ़ेगी ना सर। तो जैसे जैसे हम अपना अध्ययन एरिया बढ़ाते हैं तो वैसे वैसे विविधता भी बढ़ती जाएगी। लेकिन इस पूरे वन में
एक तो समय ऐसा आएगा ना जब उसके बाद आप चाहे कितने अध्ययन कर लो, फिर आपको जातियां बढ़ नहीं रही, वही की वही मिल रही है वापस। मतलब यहाँ पहले में 10 मिली थी, अगले में 15 मिली, मतलब 5 नहीं मिल गई, फिर तीसरे में मान लो 20 मिल गई, तो हमें 5-10 और नहीं मिल गई। लेकिन नई जातियां मिलने की एक सीमा तो होगी ना। एक समय तो ऐसा आएगा जब आपने इतनी अलग अलग जगह अध्ययन कर लिया और इतना सारा एरिया अध्ययन कर लिया कि इस पूरे जंगल में जितने प्रकार की जातियां थी वो आपके कहीं ना कहीं काउंटिंग में आ गई, तो क्या उसके बाद संख्या बढ़ेगी? उसके बाद नहीं बढ़ेगी। एक सीमा तक तो जैसे जैसे आप एरिया अध्ययन कर रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो एरिया, तो जाति विविधता भी बढ़ेगी, जातियों की संख्या बढ़ेगी। लेकिन जब एक बार को जातियों की संख्या फिर उसके बाद कांस्टेंट सी हो जाएगी, फिर नहीं बढ़ेगी, क्योंकि जितनी थी वो सब गिनने में आ गई। तो ये एक सैंपलिंग मेथड कहलाता है अध्ययन का। ठीक है, अब मान लो ये पूरा वन जो था 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है। आपने जो है ऐसे 10 क्वाड्रेट अध्ययन किए, तो आपने तो 10 मीटर स्क्वायर एरिया ही तो अध्ययन किया, और 10 मीटर स्क्वायर एरिया में आपको इतनी जातियां मिली, तो 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितनी होगी वो अंदाजा लगाते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं करते कि सीधा हम इसको डायरेक्ट मल्टीपल कर लेते हैं इतने गुना, नहीं, ऐसा नहीं होगा कि मान लो 10 मीटर स्क्वायर एरिया में आपको मान लीजिए 100 प्रकार की जातियां मिली हैं 10 मीटर स्क्वायर एरिया में, तो ऐसा नहीं होगा कि 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में उतनी गुना हो जाएंगी। जी नहीं, जातियां जो बढ़ती हैं शुरुआत में तो बढ़ती जाएंगी, लेकिन उसके बाद वो नियत हो जाती है, कांस्टेंट हो जाएंगी, क्योंकि आप फिर अलग अलग सब तरफ की आपने जातियां गिन ली, उसके बाद जातियों की संख्या थोड़ी बढ़ेगी। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी क्षेत्र की जैव विविधता अध्ययन करते हैं, तो शुरुआत में कुछ समय तक तो जैसे जैसे अध्ययन क्षेत्र बढ़ेगा वैसे वैसे जातियों की संख्या विविधता भी बढ़ेगी, लेकिन एक सीमा तक बढ़ेगी। उसके बाद आगे फिर अध्ययन क्षेत्र बढ़ाने पर भी आपकी विविधता नहीं बढ़ेगी। कारण यह है कि उस क्षेत्र में जितने प्रकार की जातियां थी वो आपके सैंपल में आ चुकी, तो अब कोई और नई जाति आपको दिख नहीं रही है, तो भले आप एरिया बढ़ाते भी जाओगे तो भी फिर जातियों की संख्या ज्यादा नहीं बढ़ेगी। इसी पूरे अध्ययन को हम क्या कहते हैं? स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। ठीक है, एरिया बढ़ाने के साथ स्पीशीज का बढ़ना। एक यहाँ पर जर्मन वैज्ञानिक है, देखिए जर्मनी के महान प्रकृतिविद और भूगोल शास्त्री अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, नाम याद रखना। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने दक्षिणी अमेरिका के जंगलों के गहन अन्वेषण के समय दर्शाया कि कुछ सीमा तक, अब देखिएगा, कुछ सीमा तक किसी क्षेत्र की जाति समृद्धि अन्वेषण क्षेत्र की सीमा बढ़ाने के साथ बढ़ती है। थोड़ी हिंदी वो एनसीईआरटी वाली हिंदी है। ठीक है, अन्वेषण क्षेत्र का मतलब है अध्ययन क्षेत्र। अन्वेषण का यहाँ पर क्या मतलब है? अध्ययन। कि कुछ सीमा तक किसी क्षेत्र की जाति समृद्धि मतलब जातियों की संख्या अध्ययन क्षेत्र की सीमा बढ़ाने के साथ बढ़ती है। जैसे जैसे आप अध्ययन क्षेत्र बढ़ाओगे तो जातीय संख्या भी बढ़ेगी, लेकिन कुछ सीमा तक, जैसे मैंने आपको यहाँ बता रहा था मैं भी। ठीक है, उसके बाद नहीं बढ़ती है। ठीक है, वास्तव में जाति समृद्धि, जिसको हम जाति प्रचुरता भी कहते हैं, स्पीशीज रिचनेस, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताई थी, और वर्गक मतलब जो भी अलग अलग प्रकार के पौधे, जंतु, जो भी अलग अलग टेक्सोन है, जिसमें अनावृत बीजी पादप, पक्षी, चमगादड़, लवणीय मछलियां, कोई भी हो सकता है, जो भी है ये, तो इनका कहना है वास्तव में जाति समृद्धि और वर्गों को की व्यापक किस्मों के क्षेत्र के मध्य संबंध आयताकार अति परवलय, यानी कि एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। अब देखिए ये क्या चीज है, थोड़ा सा यहाँ मैथमेटिकल पार्ट आएगा, अपने को एक लिमिट तक ही ध्यान रखना है। पहले तरीका समझ में आया ना कि हम कहना क्या चाह रहे हैं स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप में। अध्ययन जब किया जाता है किसी क्षेत्र का, और उस क्षेत्र की जब जाति विविधता अध्ययन की जाती है, तो हम पूरे क्षेत्र का अध्ययन एक साथ नहीं कर पाते हैं। नंबर एक, पूरे क्षेत्र का अध्ययन एक साथ नहीं कर पाते, हम टुकड़ों में, सैंपल में अध्ययन करते हैं। तो हमने देखा कि शुरुआत में जैसे जैसे हम अपना अध्ययन क्षेत्र बढ़ाते हैं वैसे वैसे जातियों की संख्या भी बढ़ती है, लेकिन एक सीमा तक ही बढ़ती है। उसके बाद जातियों की संख्या बढ़ना रुक जाती है, भले आपके पूरा एरिया भी अध्ययन कर लें। वॉन हम्बोल्ट ने भी यही चीज बताई थी कि जाति समृद्धि अन्वेषण क्षेत्र की बढ़ने के साथ बढ़ती है, लेकिन एक सीमा तक। अब जाति समृद्धि और वर्गक मतलब आपने कौन सा अध्ययन किया, अनावृत बीजी अध्ययन किए, चमगादड़, पक्षी, आप कोई भी जीव अध्ययन कर सकते, पौधे, जंतु, जो भी है। तो जब हम इन जीवों की जातियों का अध्ययन करते हैं, तो जिस तरह से वो बढ़ रही हैं और जिस तरह से आप एरिया बढ़ा रहे हो, इसको गणितीय रूप से इक्वेशन के रूप में लिखा जाता है। और गणितीय ये इक्वेशन जो ये कैसे आई, उसके डेरिवेशन पे तो अपन इतना नहीं जाए, लेकिन जब हम उसको एक इक्वेशन के रूप में लिखकर ग्राफ के रूप में दर्शाते हैं कि कितना एरिया बढ़ाने पर कितनी जातियां प्राप्त हुई, तो ये हमेशा एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये आपने फिजिक्स वगैरह में सुना होगा, मैथ्स में सुना, हाइपरबोला होता है।
तो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा ग्राफ बनता है। यानी कि हमने अध्ययन किया गया क्षेत्र और स्पीशीज रिचनेस प्रचुरता, यानी कि जातियों की प्रचुरता कितनी मिली, इसको जब हम ग्राफ में दर्शाते हैं तो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। जरा इसको ऐसे देखिए, ठीक है। ये देखिए, ये जाति समृद्धि मतलब कितनी जातियां मिल रही और ये क्षेत्र, ठीक है। जैसे जैसे हम अध्ययन का क्षेत्र बढ़ाएंगे, इधर अध्ययन क्षेत्र बढ़ाएंगे तो जातियों की संख्या भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है, बढ़ती जा रही है। देखो फिर उसके बाद जाके ये थोड़ी सी स्थिर सी हो जाती है। तो जातियों की संख्या ये बढ़ती जा रही और इसको एक इक्वेशन द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है। ये इक्वेशन क्या है, S इज इक्वल टू CA⁴Z। अब ये मैथमेटिकल इक्वेशन है और ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनाता है। ये तो केवल एक भाग दिख रहा है इसलिए आपको पूरा नहीं दिख रहा है, बाकी ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दर्शाता है। यानी कि अध्ययन किए गए क्षेत्र और प्राप्त जातीय विविधता को जब हम ग्राफ द्वारा दर्शाते हैं तो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। तो एक तो ये ध्यान रखना, ये क्या क्वेश्चन में आ जाता है कई बार, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये किस किस के बीच में, जो भी हमने अध्ययन की जातियां और क्षेत्र जो हमने अध्ययन किया उसके बीच में ग्राफ पर ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। इस हाइपरबोला को इस इक्वेशन से दर्शाते हैं, S इज इक्वल टू CA⁴Z। S इसमें क्या है, जातीय समृद्धि मतलब वो जातीय प्रचुरता, और A यहाँ पर क्षेत्र है कि कितना क्षेत्र अध्ययन किया और कितनी जातीय प्रचुरता मिली। Z जो होता है और एक C, Z जो है ये ढाल है, ये जो इसका ढाल है ये Z है। अब ये गणितीय चीजें हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं समाश्रयण गुणांक या इंग्लिश में कहेंगे रिग्रेशन कोफिशिएंट। अब इसमें अगर अपन ज्यादा दिमाग लगाएंगे ये क्या चीज है तो थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट में जाना पड़ेगा। और C जो है कांस्टेंट वैल्यू है जो y एक्सिस का इंटरसेप्ट कहा जाता है, y इंटरसेप्ट होता है ये C जो है ये कांस्टेंट होता है। तो S इज इक्वल टू CA⁴Z, इसमें C एक कांस्टेंट वैल्यू है y इंटरसेप्ट और A एरिया है, Z जो है वो इसका ढाल है, स्लोप जो है ढाल है, जिसको रिग्रेशन स्लोप भी कहते हैं, रिग्रेशन कोफिशिएंट, समाश्रयण गुणांक। अब इसका जब हम लॉग लेते हैं, अब आप देखिए इस इक्वेशन का अगर आप लॉग लेते हो तो लॉग S, ठीक है, और ये गुणा हो रहा है तो लॉग में जुड़ जाता है, तो ये लॉग C और जो पावर होती है वो आगे आ जाती है तो Z log A। अगर आपको लॉग की थोड़ी इक्वेशन आती है तो जब इसको लॉगरिथमिक वे में लोगे तो ये इस तरह की इक्वेशन बनेगी, log C इज इक्वल टू log S इज इक्वल टू log C प्लस Z log A। और जब लॉग वैल्यू पर हम इसका जब ग्राफ बनाते हैं तो ये एक स्ट्रेट लाइन आती है। लॉग पैमाना जो दे रखा है, ठीक है, लघु गुणक पैमाना यानी कि लॉगरिथमिक स्केल पर यह संबंध एक सीधी रेखा दर्शाता है। तो लॉगरिथमिक स्केल पर ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। तो इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ये log S log C Z log A, वो इसी की लॉग वैल्यू है और कुछ नहीं। नॉर्मल वे में अगर इसको कर्व बनेंगे तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन रहा है इस इक्वेशन से, और इसको लॉगरिथमिक स्केल पर लेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन आती है, ठीक है। ये स्पीशीज एरिया का जो अध्ययन किया, उस अध्ययन को जब हम थोड़ा गणितीय रूप से दर्शाने की कोशिश करते हैं कि हमने कितना एरिया अध्ययन करने पर कितनी जातीय प्रचुरता मिली, उसको जब हम एक इक्वेशन या अध्ययन ग्राफ बनाते हैं तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के रूप में दिखता है। और ये इक्वेशन होती है S इज इक्वल टू CA⁴Z। आपको ये इक्वेशन ध्यान रखनी है, इक्वेशन के डेरिवेशन में जाने की जरूरत नहीं है। इसमें S जो है जातीय समृद्धता प्रचुरता है, A एरिया है, Z जो है वो एक गुणांक है, रिग्रेशन कोफिशिएंट कहते हैं, और C एक कांस्टेंट वैल्यू है, Y इंटरसेप्ट कहते हैं। और इसी इक्वेशन का जब हम लॉगरिथमिक इक्वेशन बनाते हैं लॉग लेकर के, तो फिर ये एक स्ट्रेट लाइन पर आता है, समझ गए। तो अब यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ कुल मिलाकर के इक्वेशन तो अपनी जगह आपको ध्यान रखनी है, लेकिन एक चीज देखिएगा, इसमें जो ये ढाल आता है ना, ये जैसे यूं मुड़ रहा है, या आप स्ट्रेट लाइन पे देखो जी इतना। अब अगर देखिए, अगर हम थोड़ा सा एरिया अध्ययन करने पर अगर हमें ज्यादा प्रचुरता मिल रही है तो ये स्लोप कैसा जाएगा, यूं चला जाएगा। तो ये जो ढाल होता है इस इक्वेशन का, इस ग्राफ का ढाल यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हमें एरिया के साथ साथ में कम जातियां मिल रही विविधता, तो ये ढाल इस तरफ जाएगा, ज्यादा मिल रही थी और ज्यादा तीव्र ढाल हो जाएगा। तो इसकी ढाल की वैल्यू अलग अलग आएगी अलग अलग जगहों पर, ठीक है। लेकिन एक बात तय है कि शुरू में तो हमें जातीय विविधता मिलेगी जो भी है, फिर आगे जाकर के ये कांस्टेंट सी हो जाती है, क्योंकि जितनी जातियां थी वो पता चल गई, उसके बाद एरिया बढ़ाने से भी कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। इसको देखिए, वही चीज कहना चाह रहे हैं, रिग्रेशन ढाल जो है Z जो है वो ढाल को दर्शा रहा था। इसका क्या महत्व है,
इस ढाल से हमें पता चलता है कि किस प्रकार की विविधता है और कैसा वहां पूरा एरिया है वो। ठीक है, रिग्रेशन ढाल यह दर्शाता है कि क्षेत्रफल घटने के साथ साथ जातीय प्रचुरता कम होती जाएगी। ऑब्वियस बात है, ढाल ये दिखा रहा है कि कितने एरिया में कितनी प्रचुरता है, उसी अनुसार से ढाल बनेगा। अगर कम क्षेत्रफल अध्ययन कर रहे हैं, कम एरिया ले रहे हैं, तो प्रचुरता भी कम होती जाएगी। ठीक है, पारिस्थितिकी वैज्ञानिकों ने बताया कि जेड का ढाल का जो मान है ये 0.1 से 0.2 के परास की रेंज में होता है। परास मतलब रेंज, मतलब अब ये आप ध्यान रखना जेड की वैल्यू कितनी होती है। जेड की वैल्यू 0.1 से 0.2 की रेंज में होती है। नॉर्मल जो एक जेड जो ढाल होता है उसकी वैल्यू 0.1 से 0.2 होती है। भले ही वर्गीकी समूह या क्षेत्र कुछ भी हो, कोई सा भी आप वर्गीकी समूह, यानी कि चाहे पौधे अध्ययन कर रहे हो, चाहे जंतु अध्ययन कर रहे हो, कोई सा भी वर्गीकी समूह ले लें और कोई सा भी क्षेत्र ले लें, ये ढाल नॉर्मली इसी रेंज में आता है 0.1 से 0.2। कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी समूह हो, जैसे कि ब्रिटेन के पौधे अध्ययन कर लो, कैलिफोर्निया के पक्षी का अध्ययन हो जाए, या न्यूयॉर्क के मॉलस्क का अध्ययन हो जाए, अलग अलग जगहों के अलग अलग प्रकार के जीव का भी अध्ययन कर रहे हो, तब भी ढाल लगभग 0.1 से 0.2 के बीच में रहता है। आप देखिए, अगर इसको गणितीय रूप से दर्शा रहे हैं तो हमें देखने को मिल रहा है कि प्रकृति में अलग अलग क्षेत्रों में भी जैव विविधता को लेकर के गणितीय रूप से कितनी समानता मिलती है। ठीक है, अब ये जो रिग्रेशन लाइन का ढलान जो है ये आश्चर्यजनक रूप से एक जैसा, मैंने कहा ना कि चाहे कोई भी एरिया हो, कोई भी समूह हो, कोई भी जीव अध्ययन किया जाए, रिग्रेशन लाइन की ढलान लगभग एक जैसी मिलती है। ठीक है, आप अलग अलग एरिया अलग अलग जीव अध्ययन करें 0.1 से 0.2, लेकिन फिर आगे देखा गया कि जब हम बहुत बड़े एरिया का अध्ययन करते, पूरे महाद्वीप का अध्ययन कर लिया, बड़े इकोसिस्टम, तब वहां हमें ढलान में थोड़ा सा अंतर दिखता है। ठीक है, इससे संबंधित एक और बात ध्यान रखें कि यहाँ देखिए, लेकिन यदि हम किसी बड़े समूह जैसे संपूर्ण महाद्वीप के जाति क्षेत्र संबंध का विश्लेषण करते हैं, तब हमें ज्ञात होता है कि समासन रेखा की ढलान जो है तीव्र रूप से तिरछी खड़ी होती है, फिर ढलान एकदम तीव्र हो जाता है। क्योंकि देखो एरिया अगर बहुत बड़ा है, अब पूरे महाद्वीप को ले लिया तो वहां तो जाने कितनी प्रकार की जातियां, तो वहां फिर हमें बहुत ज्यादा एक साथ थोड़ा सा एरिया बढ़ाने के साथ ही हमें बहुत ज्यादा जातियां मिलेंगी, तो ये ढलान कैसा होता जाएगा, और तीव्र होता जाएगा, तो तिरछा ढलान हो जाएगा। और जेड का मान जो है 0.6 से 1.2 के बीच आता है। समझ गए? तो कहने का मतलब ये है कि इस लाइन का ढलान, रिग्रेशन ढलान जो है सामान्य तौर पर 0.1 से 0.2 के मध्य रहता है। ठीक है, सामान्य तो ये मैंने आपको जो बताया था अभी 0.1 से 0.2 के मध्य रहता है। चाहे अलग अलग एरिया में अलग अलग प्रकार के जीव जाति आप अध्ययन करें, आश्चर्यजनक रूप से लगभग ये वैल्यू आती है। लेकिन अगर बहुत बड़े एरिया का अध्ययन किया गया है, जैसे कि पूरे महाद्वीप का, तो फिर ढलान की तीव्रता बढ़ जाती है और बिल्कुल यो खड़ी सी लाइन आती है तीव्र ढलान वाली, और इसमें जेड का मान 0.6 से 0.2 रहता है। ठीक है, जैसे एक उदाहरण में एनसीईआरटी में दिया है कि विभिन्न महाद्वीपों में उष्णकटिबंधीय वनों में फल खाने वाले जो पक्षी और स्तनधारी हैं, उनकी रेखा का ढलान 1.15 आता है। अब ये याद रखने हैं, एनसीईआरटी में वैल्यू दी हुई अध्ययन से निकाली गई। क्या उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अलग अलग महाद्वीपों में भी फल खाने वाले पक्षी और स्तनधारियों का की जातियों का अगर हम ढलान देखें तो 1.15 के आसपास आता है। अर्थात अध्ययन किया गया क्षेत्र जितना बड़ा होता है, रिग्रेशन रेखा का ढलान उतना ही तीव्र हो जाता है। आगे बात समझ में? ठीक है, तो जो हमने अभी आपको बताया कि ये रेखा जो है, ये इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है। इसमें मुख्य चीज है इसके ढलान की। सामान्य छोटे मोटे एरिया में तो ये लगभग 0.1 से 0.2 के बीच में रहेगा। बहुत बड़े एरिया है तो ये ढलान थोड़ा और तीव्र हो जाएगा। फिर क्या होगा, जरा से एरिया अध्ययन करने पर हमें बहुत सारी जातियां मिलेंगी, तो ये ढलान थोड़ा सा तीव्र होता जाएगा। आमतौर पर ये 0.1 से 0.2 के बीच में रहेगा, और बड़े बड़े महाद्वीपों में फिर ये 0.6 से लेकर के 1.2 के बीच में आ सकता है। और जो हमें एक दो उदाहरण दिए हुए हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, कि ये 0.6 से 1.2 के बीच में है, और जैसे कि ये फल खाने वाले पक्षियों के इसकी एक बार उदाहरण दिया कि 1.15 है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के वनों में फल खाने वाले पक्षी और स्तनधारी, मतलब जैसे बहुत बड़े एरिया में जब अध्ययन करते हैं तो ढलान तीव्र होता जाएगा, क्योंकि वहां जातियां ज्यादा मिलने की संभावना होगी, तो तीव्रता बढ़ती जाएगी ढलान की। ठीक है, तो ये एक स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप है। ठीक है, आप देखिए, मैंने आपको आज बायोडाइवर्सिटी के कुछ पैटर्न बताए हैं। एक तो हमने नेचुरल पैटर्न लिया कि भूमध्य रेखा से हम ध्रुवों की तरफ चल रहे हैं तो कैसा क्या मिल रहा है, और समुद्र तल से ऊंचाई पर चल रहे हैं तो क्या हो रहा है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर कहाँ कहाँ कौन से वन मिलते हैं, और उनकी जैव विविधता किस प्रकार से घट रही है, क्या है। तो एक तो हमने लैटिट्यूड और अल्टीट्यूड के आधार पर थोड़ी सी हमने विविधता के पैटर्न देखे और उसके कुछ उदाहरण आपको बताए हैं।
अमेजोन फॉरेस्ट का यहाँ पर एग्जाम्पल है कि वहाँ कितने प्रकार के पक्षी, जीव जंतु, जो संख्या दे रखी है, ये सारे उदाहरण जो आंकड़े दिए हैं ये एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं और आपको ये लिख करके याद रखने पड़ेंगे। ये डायरेक्ट पूछे जाएंगे क्योंकि बायोडाइवर्सिटी में तो आंकड़े तो आएंगे और ये याद भी रखने पड़ेंगे। तो एक तो हमने नेचुरल पैटर्न देखा, एक हमने अध्ययन का पैटर्न देखा कि जब हम किसी क्षेत्र विशेष की जाति विविधता अध्ययन करते हैं तो उस समय हमें एक पैटर्न, एक रिलेशन मिलता है। हम देखते हैं कि अध्ययन का एरिया जैसे जैसे बढ़ाते हैं तो जातियां भी ज्यादा मिलती जाती हैं, विविधता बढ़ती जाती है, लेकिन एक सीमा तक ही बढ़ती है, उसके बाद नहीं बढ़ती। इसी चीज को हम इक्वेशन से दर्शाते हैं तो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ बनता है, उसको लॉगरिथम स्केल पर बनाएंगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगी। इस लाइन का ढाल, जिसे हम रिग्रेशन कोएफिशिएंट कहते हैं, z से दर्शाते हैं और ढाल की वैल्यू अलग अलग होती है, सामान्य रूप से 0.1 से 0.2 के बीच में। लेकिन अगर बड़े महाद्वीप और बड़े एरिया का अध्ययन करते हैं तो ये और तीव्र ढाल होता है जो 0.6 से लेकर 1.2 के बीच में हो सकता है और 1.15 का एक उदाहरण और भी दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि एरिया, जब बहुत बड़े एरिया का जब हम अध्ययन करते हैं तो जरूर ढाल तीव्र आता है। तो ये दो अलग अलग प्रकार के हमें बायोडाइवर्सिटी के पैटर्न मिलते हैं जब हम अध्ययन पर आते हैं, नेचुरल वे में या हमारा जो कृत्रिम तरीका, कैसे भी हम अध्ययन करें, ये दो पैटर्न हमें मिलते हैं। आगे आते हैं तो ये तो हमारा हुआ विभिन्न प्रकार के पैटर्न। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी, उसके प्रकार, उनके अध्ययन, उनके पैटर्न, इन सब के बाद में बायोडाइवर्सिटी का थोड़ा सा महत्व समझ लें, फिर हम चैप्टर के अगले हिस्से पर जाएंगे। तो बायोडाइवर्सिटी का पारितंत्र में महत्व, स्पीशीज डाइवर्सिटी का इकोसिस्टम में क्या महत्व है, जाति विविधता जो होती है इसका क्या महत्व है। ये तो मैं आपको पिछले चैप्टर में बार बार कह रहा हूँ कि जितनी ज्यादा जाति विविधता होगी, जितनी अलग अलग प्रकार के जीव जंतु होंगे, उतना एक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत अच्छा है। जितनी ज्यादा विविधता उतना बढ़िया संतुलन रहता है और लंबे समय तक वो चीजें चलती हैं। ठीक है, वही महत्ता यहाँ पर बता रहे हैं। एक तो स्थायित्व को लेकर, कोई भी इकोसिस्टम का स्थायित्व उसकी जाति विविधता से तय होता है। तो स्थायित्व तो निश्चित रूप से बढ़ता है जैसे जैसे विविधता बढ़ेगी। तो विविधता का फायदा क्या हुआ, महत्व क्या हुआ कि एक तो ये इकोसिस्टम के स्थायित्व के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, किसी भी समुदाय, एक कम्युनिटी में प्रजातियों की संख्या पारितंत्र के कार्यों को प्रभावित करती है कि कितने प्रकार की यहाँ पर जातियां मिलती हैं, उससे इकोसिस्टम का कार्य प्रभावित जरूर होता है। और जो समुदाय अधिक जातीय विविधता दर्शाते हैं वो अधिक स्थायी होते हैं, कम प्रजाति विविधता वाले कम स्थायी होते हैं। जितनी ज्यादा जाति विविधता होगी स्थायित्व तो बढ़ेगा, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जातियां जो है किसी एक दो पर ही निर्भर, देखिए हर जीव जाति एक दूसरे से संबंधित है, कोई किसी को खा रहा है भोजन के रूप में, पोषण के, किसी भी तरह से। अगर अलग अलग कई प्रकार की जातियां होंगी तो हर जीव के जीवन के लिए उसके पास कई प्रकार के जीव मिलेंगे, चाहे वो भोजन के रूप में यूज करे, उसको होस्ट के रूप में यूज करे, लेकिन यहाँ पर संतुलन ज्यादा अच्छा रहेगा और ये ज्यादा स्थायी होंगी। यहाँ पर किसी भी जाति के समाप्त होने, विलुप्त होने की संभावना कम होती जाएगी और इकोसिस्टम स्टेबल होता जाएगा अगर विविधता अच्छी है तो। ठीक है, कम विविधता में स्थायित्व कम होता जाता है। ठीक है, तो एक स्थिर समुदाय, जो एक स्टेबल कम्युनिटी, एक स्टेबल इकोसिस्टम जो होता है, उसमें क्या क्या चीजें होती है। देखिए, स्टेबल किसको कहते हैं, जिसकी उत्पादकता में ज्यादा अंतर ना हो साल भर। ऐसा कोई इकोसिस्टम या ऐसा कोई समुदाय जिसकी उत्पादकता, जो एक इकोसिस्टम की उत्पादकता होती है वो साल भर एक जैसी है। मतलब इकाई क्षेत्र में जितना भोजन निर्माण हो रहा है, कितना धूप आ रही है, कितना प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, कितना भोजन बन रहा है एक उस क्षेत्र में, और भी जो उत्पादकता, फिर उसको जो है आगे के जीव खा रहे हैं, तो जो पूरी एक इकोसिस्टम की, समुदाय की उत्पादकता है वो जितनी एक जैसी रहेगी थ्रू आउट द ईयर, वो एक स्टेबिलिटी दर्शाता है। उत्पादकता में विचलन आने पर कि कभी तो बहुत अच्छी उत्पादकता और कभी बिल्कुल कम, वो अच्छा नहीं माना जाता, एक जैसा रहना चाहिए। तो एक स्थायी समुदाय के अंदर उत्पादकता भी स्थायी रहती है, प्राकृतिक और मानव बाधाओं को रोकने वाला हो। एक स्टेबल इकोसिस्टम जो होता है, एक स्टेबल समुदाय जो होता है, वो प्राकृतिक रूप से और मानव द्वारा पैदा गई बाधाओं को दरकिनार करके अपना स्थायित्व बनाए रखता है। वो आसानी से परिवर्तित नहीं होता। ठीक है, तभी तो स्थायित्व रहेगा। ठीक है, और कोई बाहरी जातियां वहां आ जाए तो वो उसको भी रोक सकता है, उसको भी ज्यादा बढ़ने नहीं देता है। ठीक है, एलियन स्पीशीज का मतलब ये कि विदेशी जातियां, मतलब जो उस समुदाय की, उस इकोसिस्टम की नहीं है, कहीं और से आई है। कई बार क्या होता है, बाहरी ये प्रजाति आती है तो वहां की जो प्रजातियां, उन पर संकट खड़ा हो जाता है। लेकिन अगर एक स्टेबल, संतुलित अगर इकोसिस्टम है तो वो बाहरी जातियों के प्रभाव को भी रोकता है, प्राकृतिक और मानव बाधाओं को भी रोकने वाला होता है। उसके अंदर मौसमी भिन्नताओं का अभाव, बहुत ज्यादा मौसम में परिवर्तन नहीं होगा,
और उसकी उत्पादकता साल भर एक जैसी रहेगी, ज्यादा बड़ा अंतर नहीं आएगा। और आप देखिए ये सारे लक्षण हमें जो वर्षावन होते हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है वहां मिलते हैं, और इसीलिए तो वहां जैव विविधता ज्यादा है। ठीक है, जब इकोसिस्टम विविधता ज्यादा है, इकोसिस्टम स्टेबल है तो विविधता भी ज्यादा, ये एक दूसरे के पर्याय हैं। और इसीलिए अच्छी विविधता किसी समुदाय, किसी पारितंत्र के स्थायित्व के लिए जरूरी रहती है। तो ये एक तो स्थायित्व रहता है, ज्यादा विविधता होगी तो कम्युनिटी और इकोसिस्टम स्टेबल रहेंगे, उसको लेकर के ये थोड़ी बहुत बातें दी गई हैं। इसके स्थायित्व का अध्ययन किया गया एक वैज्ञानिक द्वारा, डेविड टिलमैन एक वैज्ञानिक हैं, इन्होंने इस स्थायित्व का अध्ययन किया जो मैंने आपको बताया। इन्होंने क्या प्रयोगशाला के बाहर बड़े बड़े एरिया का अध्ययन किया है और जाति विविधता का अध्ययन करके उन्होंने निष्कर्ष निकाला है। इन्होंने प्रयोगशाला के बाहर भूखंडों पर दीर्घ अवधि के प्रयोग किए और इन्होंने बताया कि जिन भूखंडों पर अधिक प्रजातियां थी, साल दर साल कुल जैव भार में कम विविधता दर्शाई गई, और यह भी बताया गया कि प्रजाति विविधता बढ़ने से उत्पादकता भी बढ़ती है। डेविड टिलमैन का ये अध्ययन था, जब उन्होंने बड़े बड़े भौगोलिक क्षेत्र अध्ययन किए तो उन्होंने देखा कि जहां पर विविधता अच्छी थी, ज्यादा जाति विविधता थी, वहां पर साल भर का जो उत्पादकता, जो जैव भार, उत्पादकता से जैव भार आएगा। ठीक है, तो उनकी जो साल भर का जो जैव भाव है उसमें बहुत ज्यादा विविधता नहीं है, जैव भार में कम विविधता है, मतलब वो मोर और लेस साल भर एक जैसी उत्पादकता रही, एक जैसा जैव भार बना, और साथ में प्रजाति विविधता बढ़ने से उत्पादकता बढ़ती है और साल भर एक जैसी भी रहती है। तो ये एक स्थायित्व को दिखा रहा है, ये एक अच्छी डाइवर्सिटी का, इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी पर प्रभाव, यही अध्ययन किया था डेविड टिलमैन ने। ठीक है, समृद्ध प्रजाति विविधता केवल पारितंत्र के लिए नहीं, एक और चीज जोड़ते हैं इसमें कि अच्छी जाति विविधता केवल इकोसिस्टम के लिए ही नहीं बल्कि मानव प्रजाति के अस्तित्व के लिए भी तो जरूरी। जहां जाति विविधता अच्छी होगी वहां मानव के लिए भी, मानव का भी जिंदा रहना ज्यादा आसान हो जाता है, मानव का अस्तित्व, क्योंकि मानव को भी इतने प्रकार के जीव जंतु जातियां रहेगी कि वो उनका समझदारी से उपयोग करके अपना अस्तित्व भी बचा सकता है। तो मानव के अस्तित्व के लिए भी, पारितंत्र की स्थायित्व के लिए भी अच्छी विविधता होनी चाहिए, बड़ी उपयोगी रहेगी। और डेविड टिलमैन का एक एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, ये अध्ययन कई बार उनका पूछ लिया जाता है, बड़े बड़े एरिया में अध्ययन करके उन्होंने अपना यह निष्कर्ष निकाला कि जितनी अच्छी विविधता होगी उत्पादकता उतनी अच्छी होती है, जैव भार साल भर एक जैसा रहता है और अच्छी उत्पादकता के साथ यहाँ पर जैव भार बनता है। ठीक है, तो एक तो यहाँ स्थायित्व की बात है कि जैव विविधता इकोसिस्टम या समुदाय की स्थायित्व और मानव के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। दूसरी एक और चीज, ठीक है, कि जैव विविधता का एक और अध्ययन है पारितंत्र स्वास्थ्य, मिलता जुलता सही है। इकोसिस्टम का स्वास्थ्य का मतलब है यहाँ पर उसकी हेल्थ से रिलेटेड, मतलब इकोसिस्टम कितना अच्छे से मेंटेन रहेगा। ठीक है, एक्चुअली ये क्यों लिया हमने, आप देखिए कई बार जब हम जैव विविधता पढ़ते हैं तो स्टूडेंट के दिमाग में भी आता है कि सर इतने हजारों प्रकार के पौधे जंतु सब हैं और हम ये चिंता जता रहे हैं कि साहब बहुत सारे जो हैं विलुप्त होते जा रहे हैं, जैव विविधता विलुप्त या कम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ प्रश्न उठता है कि सर अगर एक दो प्रकार की जातियां विलुप्त भी हो गई तो क्या फर्क पड़ रहा है, इतने प्रकार के पौधे हैं, इतने दूसरे जीव हैं कि अगर कुछ विलुप्त भी हो गए तो क्या फर्क पड़ता है। तो ऐसा नहीं है, ये ध्यान रखना, जैव विविधता की महत्ता आपको यहाँ दिखेगी कि हर छोटी से छोटी जाति भी, जैव विविधता के अंदर मिलने वाली हर छोटी से छोटी जाति भी पूरे पारितंत्र के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। हर स्पीशीज की वैल्यू है, एक छोटा सा पौधा, एक घास भी है और कोई बड़ा जीव भी है, तो हम किसी को भी इग्नोर नहीं कर सकते और सबका जो है यहाँ पर महत्व है, इंपॉर्टेंस है। इसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण और बड़े अच्छे तरीके से इसको समझाया गया है कि जैव विविधता में एक एक जाति की महत्ता क्या होती है। ठीक है, हम देखो यही चीज हमने लिखी, मैंने एनसीईआरटी का ही मैटर लिया ज्यादातर, कि यदि कुछ जातियां लुप्त हो जाएं तो क्या वास्तव में इसका हम पर प्रभाव पड़ेगा। एक प्रश्न जो हमारे दिमाग में सीधा सीधा आता है वो यही आता है कि क्या वास्तव में कुछ जातियां विलुप्त भी हो जाए तो हम पर कुछ प्रभाव पड़ेगा क्या। ठीक है, सामान्यतः ये माना जाता है कि यदि कुछ जातियां विलुप्त हो जाएं तो पारितंत्र पर बहुत कम प्रभाव पड़ेगा। मतलब कुछ जातियां, मान लो एक दो जाति विलुप्त हो गई तो एकदम से हमें कोई प्रभाव नहीं दिखता, हो सकता है। ठीक है, जैसे कि यदि पश्चिम घाट के पारितंत्र से वृक्षों पर पाए जाने वाले मेंढक की जाति हमेशा के लिए विलुप्त हो जाए तो क्या वहां के पारितंत्र कम क्रियाशील होंगे। अब ये एनसीईआरटी का ही प्रश्न कि जैसे हम जो कह रहे हैं कि साहब पश्चिमी घाट के इकोसिस्टम में जो ये उभयचर मेंढक पाए जाते हैं, अगर वो वहां से खत्म हो जाए, हमने कहा था पश्चिमी घाट में उभयचरों की जातियां ज्यादा होती है पूर्वी घाट से, एक उदाहरण पहले बताया था।
अब ये अगर उभयचर यहाँ कम हो गए, समाप्त हो गए, तो क्या फर्क पड़ेगा? ऐसे सोचे तो लगता है कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्या फर्क पड़ जाएगा? या फिर और देखिए कि पृथ्वी पर 20,000 चींटियों की जातियों के स्थान पर मान लो 15,000 जातियां ही रह जाए, 5,000 विलुप्त हो गई, तो क्या इससे हमारा जीवन कोई प्रभावित होगा? ये बहुत प्रैक्टिकल सा क्वेश्चन है कि भाई मान लो 20,000 जातियां मिलती है और मान लो 2-5,000 कम हो गई, विलुप्त हो गई, 15,000 ही बची, तो क्या फर्क पड़ रहा है? ठीक है, कुछ जीव जंतु, कुछ जातियों के विलुप्त हो जाने पर क्या वाकई में कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है? इस जवाब को देखा गया है कि ऐसा नहीं है। हो सकता है इंस्टेंटली आपको लगे कि कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन दीर्घ अवधि में इसका प्रभाव जरूर पड़ता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, इसका कुछ समय के लिए तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इमीडिएटली कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा, लेकिन दीर्घ अवधि में इसका प्रभाव होगा। ठीक है, और इसीलिए प्रचुर जैव विविधता किसी पारितंत्र के अच्छे स्वास्थ्य, स्वास्थ्य का मतलब यह संतुलन से है, अच्छे स्वास्थ्य या संतुलन के लिए अति आवश्यक होती हैं। ठीक है, एक एक जाति की महत्ता है। ठीक है, हम ये ना सोचे कि कुछ चली भी जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है, वो इकोसिस्टम के संतुलन के लिए जरूरी है। और इस बात को समझाने के लिए एक बड़ा अच्छा प्रयोग किया गया और एक उदाहरण से समझाया गया। तो पहले तो ये चीज समझ में कि स्वास्थ्य का मतलब क्या है। एक तो स्थायित्व की बात हो गई, क्या अच्छी जैव विविधता जो है इकोसिस्टम और समुदाय के स्थायित्व के लिए जरूरी है, बड़ा स्टेबल रहता है, संतुलन रहता है। ठीक है, और दूसरा स्वास्थ्य, स्वास्थ्य मतलब वो संतुलन। ठीक है, इसलिए ज्यादा विविधता हमेशा अच्छी क्यों मानी जाती है? क्योंकि एक इकोसिस्टम का स्वास्थ्य, उसका संतुलन भी अच्छा बना रहेगा। जैसे देखिए, एक बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट किया गया है, इकोलॉजिस्ट है पॉल एहरलिच। पॉल एहरलिच ने एक रिवेट कॉपर हाइपोथेसिस द्वारा ये समझाया कि कैसे प्रजाति विलुप्तता मनुष्य प्रजाति को नुकसान पहुंचा सकती है। अब इन्होंने हमें समझाने की कोशिश करी कि क्यों एक एक जाति महत्वपूर्ण है और इन जातियों के विलुप्त होने से हमें क्या नुकसान हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको निष्कर्ष में बताया कि इमीडिएटली तो आपको कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा कि कुछ जातियां विलुप्त हो गई, हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन दीर्घ अवधि में इकोसिस्टम पर जरूर फर्क पड़ेगा। इसका उदाहरण दिया रिवेट कॉपर हाइपोथेसिस के माध्यम से। इन्होंने एक परिकल्पना की, इस परिकल्पना के अनुसार एक वायुयान, एक एरोप्लेन, वायुयान को हम यहाँ पारितंत्र भी मान सकते हैं, उसको एक इकोसिस्टम मान लो। ठीक है, कि हजारों रिवेटों द्वारा सभी भागों को जोड़ा जाता है। अब रिवेट किसको कहते हैं? अंग्रेजी में रिवेट का मतलब होता है स्क्रू, नट बोल्ट, कील जानते हो, कीलें, स्क्रू। अब एक हवाई जहाज जो बनता है, जाने हजारों कीले और स्क्रू लग करके तो हर पार्ट जोड़ के बनता है, इतना तो समझ ही नहीं। तो जैसे एक बहुत बड़ा हवाई जहाज है और उसके विभिन्न भाग विभिन्न प्रकार के रिवेट यानी कि कीलों से और स्क्रू लगा के जोड़ा गया है और पूरा हवाई जहाज तैयार है। अब उसमें यात्री लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, सफर कर रहे हैं। ठीक है, अब कोई अंदर बैठा बैठा ये सोचे कि मैं एक स्क्रू निकाल लूं, क्या फर्क पड़ता है? ये जो स्क्रू हैं, ये छोटे छोटे हजारों स्क्रू जिससे पूरा हवाई जहाज को जोड़ रखा है, ये है वहां की जातियां। और पूरा हवाई जहाज एक इकोसिस्टम है, पारितंत्र है, और ये छोटे छोटे जो कीले और स्क्रू हैं, ये उनकी विभिन्न प्रकार की जातियां, ये उसकी विविधता है, हजारों। ठीक है, अब हमने कहीं से एक स्क्रू निकाल लिया तो क्या पूरा का पूरा हवाई जहाज गिर जाएगा? नहीं, और आपको लगेगा कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन यदि ऐसे ही हर व्यक्ति, हर जो पैसेंजर उसमें जा रहा है, यात्री, एक एक दो दो कीले निकालता जाए तो शुरू में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर एक लिमिट के बाद जब ज्यादा कीले, ज्यादा स्क्रू निकल जाएंगे तो हवाई जहाज का जो स्टेबिलिटी है, जो स्थायित्व है, मजबूती कम होती जाएगी, और एक समय सीमा के बाद तो फिर इतने ज्यादा स्क्रू निकले वो कभी भी टूट के गिर जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और साथ में यहाँ ये भी निर्भर करता है कि आपने किस जगह का स्क्रू निकाला। वैसे तो एक स्क्रू निकालने से हो सकता है कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जगह भी तो महत्वपूर्ण है। मान लीजिए आप जिस सीट पर बैठे हैं, आपने सीट का स्क्रू निकाल लिया, और एक ने क्या करा कि वो हवाई जहाज के जो पंख लग रहे हैं, पंख का एक स्क्रू निकाल लिया, निकाला तो एक ही स्क्रू। लेकिन अब आप ये भी देखो कि कौन से स्क्रू के निकालने से ज्यादा संकट पैदा हुआ। सीट वाला स्क्रू निकालने से हो सकता है तुरंत कुछ भी नहीं आया, वो थोड़ी बहुत सीट हिले तो भले हिले, बाकी कुछ नहीं हुआ। लेकिन पंख वाला स्क्रू निकालते ही तो पंख हो सकता है अलग हो जाएगा, तो हवाई जहाज क्रैश हो जाएगा। तो समझ में आई कुछ बात? जैसे एक हवाई जहाज में हर छोटी कील का, हर छोटे स्क्रू का महत्व है, ठीक है, वैसे ही एक इकोसिस्टम में हर छोटी जाति का महत्व है। ठीक है, और इसीलिए इन सब को बना के रखना जरूरी है। जैसे हम कुछ कील हटा भी दें, कुछ स्क्रू हटा दें, तो शुरू में हमें कोई फर्क नहीं दिखेगा, लेकिन हवाई जहाज की मजबूती पर फर्क आएगा, वही इकोसिस्टम पर भी आएगा। और इस बात का भी निर्भर करता है कि किस जगह की कील हटाएगी, उससे भी है। मान लीजिए आप जैसे हम कहते हैं, कई हर समुदाय के अंदर, हर पारितंत्र के अंदर
कुछ जातियां होती हैं जो बहुत मुख्य जातियां हैं, की स्टोन स्पीशीज होती हैं जो पूरे समुदाय और इकोसिस्टम के कार्य को प्रभावित करती है। ऐसी कुछ बड़ी और मुख्य जातियां होती है, अगर उसी को हटा दिया, वही विलुप्त हो गई तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी। जैसे वही कि पंख वाला स्क्रू निकाल दिया तो निकालने को एक ही स्क्रू निकाला, लेकिन पूरा पंख हट गया, पूरा का पूरा विजाज गिर जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें एक रिवेट पॉपेट से समझाने की कोशिश की गई है। हम इसको देखिए जरा कि इसको हजारों किलो द्वारा जोड़ा जाता है। यदि वायुयान का हर यात्री अपने साथ एक रिवेट या कीलक को ले जाने लगे, हर जना एक एक स्क्रू कील निकालते ले जाए, प्रजाति विलुप्तता इसी तरह से हो रही है, एक एक करके जातियां विलुप्त हो रही, कील निकालना मतलब जाति निकालना। ठीक है, तब आरंभ में जहाज की सुरक्षा प्रभावित नहीं होगी, शुरू में तो नहीं होगी, कुछ एक स्क्रू निकले होंगे तो, लेकिन यदि अधिक रिवेट हटा दिए जाएं, तब कुछ समय बाद वायुयान खतरनाक रूप से कमजोर हो जाएगा। होगा ना, बिल्कुल वही बात होगी। ठीक है, साथ साथ ये भी महत्वपूर्ण है कि कौन सा रिवेट हटाया गया। जहाज के पंख का रिवेट हटाना हवाई सुरक्षा की दृष्टि से जहाज के लिए अंदर सीट या खिड़कियों के रिवेट हटाने की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। पंख का स्क्रू हटाना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, सीट का या किसी खिड़की का किसी का स्क्रू निकालने से इतना फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पंख के रिवेट की तुलना वायुतंत्र की मुख्य प्रजातियों जिसको हम की स्टोन स्पीशीज कहते हैं उससे की जा सकती है। समझ में आई बात? ये हमारा जो हम कहना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि जाति विविधता का इकोसिस्टम के संतुलन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल पड़ता है। हो सकता है शुरू में कुछ जातियां विलुप्त होने पर हमें लगे कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है, लेकिन जब ये बढ़ता जाता है और अलग अलग प्रकार की जातियां विलुप्त होती जाती हैं तो पूरे इकोसिस्टम का संतुलन प्रभावित होता है, इकोसिस्टम नष्ट भी हो जाता है। जैसे एक हवाईजहाज नष्ट हो जाता है, ये भी निर्भर करता है कि कौन सी जाति विलुप्त हुई। कोई मान लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण जाति है जो उस जाति उस इकोसिस्टम उस समुदाय को मेंटेन कर रही थी, की स्टोन महत्वपूर्ण स्पीशीज है, वही अगर नष्ट हो जाए तो और जल्दी नुकसान और जल्दी असंतुलन आएगा। तो ये एक उदाहरण जो है पार्ल एहरलिख का, ये रिवेट पॉपेट हाइपोथेसिस बेहतरीन उदाहरण है जो ये समझाता है कि किस तरह से एक एक जाति का पूरे जैव विविधता और उसकी हर एक जाति का इकोसिस्टम के स्वास्थ्य और उसके संतुलन के लिए महत्व है, जरूरी है। ठीक है, तो ये एक उदाहरण आपको ध्यान रखना। डेविड टिलमैन का एक एग्जाम्पल आया था जो स्थायित्व के लिए बताया गया था, और पार्ल एहरलिख का रिवेट पॉपेट हाइपोथेसिस ये उसके संतुलन और इकोसिस्टम स्वास्थ्य और उसकी महत्ता के लिए जरूरी। ये दो चीजें हमने देखा, ये दो चीजें हमें बता रही है कि जैव विविधता किस तरह से इकोसिस्टम के लिए महत्वपूर्ण है, जरूरी है। ठीक है, तो आज हमने जो चीज मुख्य रूप से देखी कि पृथ्वी पर जैव विविधता के पैटर्न क्या क्या है, किस तरह से लैटिट्यूड और अल्टीट्यूड पर विविधता बदलाव होती है। साथ में जब हम अध्ययन करते हैं तो हम जितना क्षेत्र अध्ययन कर रहे हैं, हमारा स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप और उसकी इक्वेशन ध्यान रखनी है, उसका ग्राफ ध्यान रखना है, उसका ढाल जो आया वो कैसे कब क्या आता है वो ध्यान रखना है, और इसके साथ साथ जैव विविधता का एक पारितंत्र के लिए क्या महत्व हो सकता है, कैसे वो स्थायित्व के लिए जरूरी है और कैसे उसका स्वास्थ्य और संतुलन जरूरी है जैव विविधता का, उसमें भी क्या रोल रहता है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। डेविड टिलमैन का और पार्ल एहरलिख का जो ये एक्सपेरिमेंट है ये ध्यान रखेंगे, और वॉन हम्बोल्ट की जो इक्वेशन है और जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वाला स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप का कर्व है, ये सारी बातें ध्यान रखनी है। और पृथ्वी की भौगोलिक स्थिति के आधार पर विषुवत रेखा से कौन से वन कहाँ कहाँ मिलते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन सा, टेम्परेट कौन सा, वो सारी चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, एनसीईआरटी से भी इस पूरे पार्ट को आप अच्छे से रीड कर लें। सारे एग्जाम्पल जो आंकड़े हमने दिए सब एनसीईआरटी के ही हैं और इसलिए कोई सा भी पूछा जा सकता है। बिल्कुल आपको सबको याद भी रखना है, अच्छे से ढंग से लिस्ट बनाकर ध्यान रखें। ओके, थैंक यू।